नमस्कार साथियों, जैसा कि हमने पहले इस बारे में बातचीत की थी कि 28 तारीख को हम एसआई के बारे में पूरी तरह से बातचीत करेंगे। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, क्या इसमें चाहिए आपको, किस प्रकार से अपनी अप्रोच रखनी है पढ़ने के लिए, ठीक, उसके बारे में पूरी बात करेंगे। तो आज हम बात करते हैं सीधे अपन यही। देखिए आप, सबसे पहले हम सामान्य जानकारी की बात करते हैं कि विज्ञप्ति में जो है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को कि क्वालिफिकेशन के बारे में या एज के बारे में, ठीक है, उसकी बात करते हैं हल्की से हम। वो चीज़ क्या, देखिए आप, सबसे पहले इसमें जो लिखा हुआ है कि आपको जो फाइनल ईयर की है उस एग्ज़ाम के अंदर अगर आप अपियर हो या आप क्लियर कर चुके हो तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, बशर्ते कि जब आपके इंटरव्यूज होंगे, जो इंटरव्यू का पहला दिन होगा उससे पहले आपके ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाना चाहिए। मीनिंग उसका ये होता है, जब होता है ना कभी आपको अपियरिंग को जब सम्मिलित करते हैं उसका उसका मतलब ये होता है, पहली चीज़ तो। फिर दूसरी बात है वो कन्फ्यूजन है एज वाला, कैसा आप मिनिमम एज क्या है, मैक्सिमम क्या है। तो जब यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1/1/2026 उस तारीख को, उस तारीख से काउंट करनी, उस तारीख तक होना चाहिए पूरा। उसमें क्या है, मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 25। तो एक तो मिनिमम की दिक्कत होती है, तो वो अपनी पूरी काउंट करे, 1/1/2026 तक 20 पूरा होना चाहिए। उसमें अगर आप एक दिन भी अगर कम है तो उसके अंदर बिल्कुल ही मान्य नहीं होगा, पहली चीज़ तो। और इधर भी अगर आपके फाइनल ईयर का रिजल्ट इंटरव्यू डेट जब स्टार्ट होता है उसका पहला दिन या उसके बाद आता है तो आप उसमें अपियरिंग बिल्कुल नहीं होंगे। तो ऐसा हमने कई हमारे साथियों के साथ देखा है जिनका एमए फाइनल का रिजल्ट जो है वो एग्ज़ाम, क्योंकि वो जो एग्ज़ाम होते हैं जिसमें इंटरव्यू नहीं होते हैं, उन एग्ज़ाम्स में क्या होता है, एग्ज़ाम की डेट होती है। एग्ज़ाम की डेट तक आपका रिजल्ट आना बहुत ही ज़रूरी होता है। जिस डेट को एग्ज़ाम हो उसके अगर बाद आपका रिजल्ट आता है तो वो उसमें एलिजिबल नहीं होता उसके अंदर, तो फिर उनका सिलेक्शन भी नहीं माना जाता है, भले ही आपका सिलेक्शन हो गया उसके अंदर, ठीक है। फिर उसमें कोर्ट वोट कहीं भी जाओ कुछ भी नहीं होगा। जब स्पष्ट लिखा हुआ है उसका आप थोड़ा खास तौर से ध्यान रख रहे हैं। जब भी तैयारी कर रहे हैं हम, इतना खून पसीने की मेहनत कर रहे हैं, इतना उसमें एफर्ट डाल रहे हैं, तो इन चीज़ों का खास तौर से पहले ध्यान रखें, उसके बाद ही उसकी तरफ आप जाएँ, पहली चीज़ तो। अब दूसरी बात यह है कि सब मैक्सिमम तो क्या है इसमें 25 साल है। अब 25 साल के बाद में जैसा कि वैकेंसी अभी कुछ साल बाद आई है तो यहाँ आरपीसी ने 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी है। इसका मतलब ये है कि जो भी जनरल कैंडिडेट है जिसकी एज 28 वर्ष है, कब तक, 1/1/2026, 28 साल कंप्लीट है, उसके पहले वाला 28 साल के ऊपर वाला नहीं दे सकता, उससे पहले वाला जो है वो उसमें अपियर है। तो जनरल कैंडिडेट की एज क्या हुई, 20 से 28। उसके बाद जो कैटेगरी है जैसे SC है, ST है, OBC है, उनके जो बंधु है उन सब की एज में 5 साल की छूट है एक्स्ट्रा, मतलब 28 + 5 तो कितनी हो गई, 33। मतलब ये है 33 साल तक की एज का इसमें अपियरिंग है, 20 साल से 33 साल के बीच में, जो SC ST और OBC वर्ग में है, और 20 से 28 जो जनरल वर्ग के अंदर है, ठीक है। और महिलाओं के लिए 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट है, 28 और 10, 28 तो ही +10 कर दो उसमें, 38 साल तक, ये है एज का। इसमें आपका कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरी की बात करने के बजाय इनकी सबसे अधिक दिक्कत आती है। एक तो आयु सीमा की, ये बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है लोगों में, किसको माना किसको नहीं माना। जब यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, पहला विज्ञप्ति को ढंग से पढ़ो सही, एक बार क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, सही है ना, स्पष्ट लिखा हुआ है तो आप ध्यान रखना इसका। और इस तारीख से काउंट करनी, 1/1/2026, पहली चीज़। दूसरी बात है वो है शैक्षिक अर्हता, ठीक है। तो यहाँ देखो, साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आशय, साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने के दिनांक यानी इंटरव्यू का पहला दिन, उसके पहले आपके अर्जित होनी चाहिए जो ग्रेजुएशन मांगी गई है, ठीक है। ये बात होगी। अब बात करते हैं इसके आगे, देखो आप, अब बात करें सिलेबस की, क्या है इसके अंदर, किस प्रकार से इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस दिया हुआ है। उसमें देखिए आप, सबसे पहला होगा अपना एग्ज़ाम, ठीक है। वो एग्ज़ाम है, 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जैसा कि ये आप सबको विदित है कि भाई 2 पेपर होते हैं, एक हिंदी का होगा और एक जीके जीएस का होगा, दोनों 200-200 मार्क्स के पेपर होते हैं। ये तो बात होगी यहाँ। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है वो देखिए आप, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस बार स्पष्ट जैसे लिखा हुआ है कि अगर किसी एक पेपर में 36% से कम मार्क्स आते हैं, 36% मतलब 200 मार्क्स का है तो कितने हो गए, 72 मार्क्स। भले ही आपके हिंदी में 180 नंबर आ गए और जीके में 71 नंबर आए हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, समझे आप। एक पेपर में कम से कम 36 मार्क्स होने चाहिए और दोनों को मिला के 40%, मतलब
160 मार्क्स दोनों पेपर को मिला के। ये तो मिनिमम क्राइटेरिया, अगर यह नहीं होता है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, आपकी कॉपी आगे। ठीक है, अब देखिए इसके आगे आप, ये बात होगी। फिर है अब एक ये भी है, जो एससी और एसटी के जो है कैंडिडेट्स, ठीक है, उनके लिए क्या है, केवल 5 मार्क्स तक का है रिलैक्सेशन, परसेंटेज नहीं, ध्यान रखना आप। कई जगह बोलते हैं कि हाँ 40% है, उनके लिए 5% की छूट है, नहीं, केवल 5 मार्क्स की छूट है। और पेपर 200 मार्क्स के हैं, उसके अकॉर्डिंग देखना आप। ठीक है, ये बात होगी। अब इसके बाद में देखिए आप, पहले होता है एग्जाम प्लस फिजिकल प्लस इंटरव्यू, ये पूरा प्रोसेस होता है। 400 मार्क्स का एग्जाम है, प्लस 100 मार्क्स का फिजिकल है, प्लस 50 मार्क्स का इंटरव्यू है। तो कई लोगों की कन्फ्यूजन होता है कि यार 400, 500 और 500 और 50 में मेरिट होगी, ऐसा नहीं है। पहले मेरिट डिसाइड होगी इन 400 मार्क्स में से, इन 400 में से मार्क्स पास करें कितने, 20 गुना। फिजिकल के लिए 20 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा, मतलब 1015 पोस्ट हैं तो लगभग 20 से 21,000 के बीच के कैंडिडेट को पास किया जाएगा। मैं यहाँ एक बार 20 से लिखता हूँ, 20,000 कैंडिडेट को पास किया जाएगा फिजिकल के लिए। अब यहाँ पर जो है 400 और 100, इन 500 में से मेरिट बनेगी, जो 3 गुना पास किए जाएंगे, कितने, लगभग 3,000 मानो आप, एक बार 3100 के आसपास होंगे, 3,000 पास किए जाएंगे। जो यहाँ 3,000 कैंडिडेट पास किए जाएंगे वो यहाँ के लिए होंगे। मतलब ये है कि जब 500 में से मेरिट बनेगी इंटरव्यू कॉल के लिए, फिर इस 100 को हटा दिया जाएगा, इस 100 मार्क्स के यहाँ से 100 मार्क्स को हटा दिया जाएगा। एग्जाम बीस गुना पास किया जाएगा, किसके लिए, फिजिकल के लिए। जो 400 एग्जाम होगा उसका 20 गुना फिजिकल के लिए। अब जब फिजिकल में पास हुए, लगभग 20,000 के आसपास। अब जब इनका फिजिकल होगा उसके बाद जो मेरिट है कितने में से बनेगी, 500 में से, 400 प्लस 100, तब पास किया जाएगा आपको इंटरव्यू के लिए। सब कैंडिडेट का इसमें इंटरव्यू कॉल होगा। ठीक है, अब यहाँ जाने के बाद में फिजिकल का मार्क्स हट जाएंगे, फिर जो फाइनल होगा वो 400 प्लस 50 इंटरव्यू, मतलब फाइनल मेरिट 400 और 50 मार्क्स में से बनेगी जिनका सिलेक्शन होना है। यहाँ 20,000 पास किए, फिर जब यहाँ आएंगे तो 20,000 के केवल 3,000 बच जाएंगे। तो आप ये प्रक्रिया बताने का मीनिंग ये है कि आपको पता होना चाहिए हमें किस स्टेप से किस स्टेप की ओर जाना है, पहली चीज़ तो। ठीक है, और सारे स्टेप्स कितने कठिन है, कठिन है, असंभव नहीं है कठिन। ऐसा नहीं सोचना यार क्या है बहुत आसान है, आसान नहीं है, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा पसीना लगेगा इसमें आपका। ठीक है, अब देखिए आप, तो पहला तो यहाँ आएंगे, इसके बाद यहाँ, फिर यहाँ की बात होगी। और फिजिकल के अंदर भी 100 में से 50 नंबर लाना कंपलसरी है। अगर आपके 50 से कम मार्क्स आते हैं तो आपको इसमें एलिजिबल नहीं माना जाएगा। वो फिजिकल की बात फिजिकल के टाइम की है। तो अभी अपना जो प्रोसेस रहेगा, हम बात करेंगे इस 400 में से कितने अधिकतम मार्क्स आए अपने, कि जब यहाँ पहुँचे तब हमारी इतनी दिक्कत, हमारे यहाँ ज़्यादा समस्या नहीं रहे, इसकी बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए आप आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं पेपर फर्स्ट की। ठीक है, हिंदी जो हमारा रहेगा, इसमें क्या रणनीति रहेगी हमारे पढ़ने की, क्या होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट बात ये है। तो ये जो सिलेबस है ये 2021 वाली वैकेंसी उसका है, क्यों अभी तक विचार देख रहे थे सिलेबस आ जाएगा, अभी तक आया नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है फिर भी ज़्यादा लग तो नहीं रहा है, लेकिन जो जनरल वगैरह के पेपर हुए हैं उसका सिलेबस इससे थोड़ा ज़्यादा होता है, तो हो सकता है कुछ 2-3 टॉपिक ऐड कर देंगे, तो आगे देख लेंगे उसके बारे में बात। अभी तक नहीं लग रहा है ऐड करेंगे, क्योंकि जो टेलीकॉम में वैकेंसी आ रही है ऐसा ही कि उसका सिलेबस में हिंदी का सेम सिलेबस है। ठीक है, अब देखिए आप,
ये अपने सिलेबस रहता है, 10 टॉपिक है और कितने क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है। तो क्या दिमाग लगता है कि यार 10-10 सब में से आएंगे? कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि हर टॉपिक से 10 सवाल आएंगे, पहली बात तो इसको आप खास तौर से ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ 10 सब में से आएंगे, तो इसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि यार यहाँ तो इतने सारे दे रखे हैं तो इसमें से एक एक सवाल आएगा, जरूरी नहीं एक आएगा, वो 2 दे 3 दे, आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना वहाँ पर। तो पहली चीज़ दिमाग को ये नहीं रखनी है हिंदी के परिप्रेक्ष्य से, ठीक है। पिछली बार के पेपर देखते हैं, ठीक है, तो हम देखते थे जैसे संधि और संधि उपसर्ग पढ़ते हैं, इनमें लगभग 16 सवाल आए थे, ठीक है। वही एक परिभाषा शब्दावली, इसमें 8 से 9 क्वेश्चन आए थे। और वहीं देखो आप पिछले पेपर देखना, आप संबंधवाचक में से, उपयुक्त शब्द चयन में से, समश्रुत भिन्नार्थक और समानार्थक विवेक, इसमें से एक भी सवाल नहीं आया। भाई जब पिछली बार जो 3 पेपर हुए एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो इसका मतलब क्या इस बार भी नहीं आएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें इन सब टॉपिक को वैसा ही ध्यान देना जैसे आप पर्यायवाची और विलोम पढ़ते हो। हमारे लिए सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो सिलेबस में लिख दिया है उस चीज़ को तरीके से करीने से पूरा कंप्लीट करना है, इसका खास तौर से ध्यान रखना है। चाहे आप सेल्फ पढ़ रहे हो, चाहे आप टीचर के पास पढ़ रहे हो, तो इसका जो सिलेबस में चीज़ मेंशन है वो आपको ढंग से कवर पूरी करनी है, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ मैं बात करता हूँ आपके लिए हिंदी की। तो देखिए आप पहला टॉपिक कहाँ से स्टार्ट होता आपने, संधि और संधि विच्छेद। इसके पहले की जो वैकेंसी थी, ये जो 2021 से उससे पहले वैकेंसी है, उनमें क्या था, पहला टॉपिक आता था वर्ण, पूरी वर्णमाला, वर्णों का वर्गीकरण, स्वर व्यंजन पूरे, तो पूरा पढ़ने के बाद संधि का नंबर आता था। वैसे हिंदी पढ़ने का तरीका यही होता है, मैं आगे बात करूंगा इसके बारे में आपसे। देखिए आप सीधा आगे चलते हैं, पहले बात करते हैं इसके बारे में। अपने हिंदी व्याकरण पढ़ने का सही तरीका, अगर आप सेल्फ भी पढ़ो, ठीक है, या घर बैठे या कहीं आपने पहले पढ़ रखा है और आपको लग रहा है कि यार मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, अब भी पढ़ते हैं वापस तो कुछ चीज़ याद नहीं आती है, कुछ नियम याद नहीं आते हैं, सारी रटना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हिंदी बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बहुत ही साइंटिफिक सब्जेक्ट है, बिल्कुल गणित की तरह है। अब मैथ्स की तरह कैसे, मुझे एक बात बताइए। देखिए आप, अगर आपको मैथ्स के अंदर इनके बारे में जानकारी नहीं है, आप समझ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। अगर आपको प्लस माइनस इनके बारे में जानकारी नहीं है, इन चारों के बारे में, क्या आप मैथ्स का ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ए क्यू माइनस बी क्यू? इज दैट पॉसिबल? नहीं कर सकते ना हम। क्यों? कैसा, हमसे बेसिक्स ही नहीं पता हमें। तो वो सेम हिंदी के साथ होता है, जब हमें उसके बेसिक्स नहीं पड़ता है। भाई आज तो अपने को वर्णमाला नहीं रही है कि हिंदी में वर्ण कितने हो रहे हैं, और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, संधि में फलाना हो जाता है, समास में ये हो जाता है, कैसे होगा वो? तो आप नहीं हो सकता ना भाई। आप सेम इंग्लिश में देखो ना, आपको अगर ई एफ और जेड के बारे में नॉलेज नहीं है, क्या आप अंग्रेजी भाषा सीख सकते हो क्या? तो आप क्यों उम्मीद करते हो हम हिंदी के मतलब वर्णमाला के बारे में क्या है पता कर लेंगे, नहीं होगा चल जाएगा, लेकिन बड़ी बड़ी बातें आगे खूब करेंगे? ऐसा नहीं होता है, टॉप टू बॉटम होता है। आपको शुरुआत बिल्कुल मूल से करनी पड़ेगी, चाहे सिलेबस में है चाहे नहीं है। हाँ, सिलेबस में नहीं है तो स्वर के प्रकार हो गए, व्यंजन के प्रकार हो गए, सारा इतना डेप्थ में नहीं पढ़ना है, लेकिन बेसिक्स सबके पढ़ना है। क्योंकि देखो व्याकरण में क्या होता है, ये प्रोसेस होता है, वर्ण, शब्द, वाक्य। आपने पढ़ा होगा 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। यहाँ मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हम केवल बात करें सिर्फ पढ़ने का तरीका, कि अगर आप सेल्फ भी पढ़ रहे हो तो किस बातों को आपको ध्यान रखना है, किस प्रकार अपनी हिंदी को और बेहतर कर सकते हो आप, ठीक है। तो सबसे पहले आता है वर्ण। अगर आपने वर्ण को ढंग से पढ़ा है तो आपके लिए शब्द पढ़ना आसान होता है। अगर आपने वर्ण और शब्द पढ़े हैं ढंग से तो आपको वाक्य पढ़ना बहुत ही आसान होता है। तो ना तो आपको शब्द की अशुद्धि होती है, ना ही वाक्य की अशुद्धि होती है। ध्यान रखना, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि कोई ग्रामर का टॉपिक नहीं होता व्याकरण का, ये पूरी व्याकरण की वजह से होती है। और हम क्या करते हैं, एक अलग से टॉपिक निकालते हैं, सब शब्द शुद्धि है, एक 100-150 शब्द हो गए, रट लिया, और वहाँ हल्की सी गलती आती है, पकड़ नहीं पाते हम। शब्द की अशुद्धि क्यों होती है एग्जाम में हमारे, वाक्य की क्यों होती है? क्योंकि हम ग्रामर पढ़ने के साथ साथ नहीं देखते हैं कि जैसे मान लो हम संधि पढ़ रहे हैं तो शब्द आया बीच में कि देखो भाई ये शब्द है, ये शब्द शुद्धि के अंदर भी आता है, उसको इस प्रकार से सही करना है, वहाँ ये ध्यान रखना आपको, वो वहाँ बताने की चीज़ होती है, ना कि अलग से।
तो हमारे जो पढ़ने का तरीका रहेगा उसमें क्या होगा कि जब संधि समास उपसर्ग प्रत्यय सारे होंगे उसके बाद सब शुद्धि आएगी, संज्ञा सर्वनाम विशेषण सारे होंगे, ठीक है, पूरा एकदम, उसके बाद क्या आएगी वाक्य वगैरह सब, उसके बाद आएगी वाक्य शुद्धि। क्यों? जब प्रोसेस पूरा अपने चलेगा उसमें एक एक टॉपिक के अंदर पता चलेगा कि इसमें इसका ये क्वेश्चन बनता है, इस प्रकार का प्रश्न बनता है, वो आगे वापस आएगा तो पूछा जाएगा आपसे कि बताओ हमने संधि में पढ़ा था, हमने समास में पढ़ा था, हमने संज्ञा में पढ़ा था, ये आपको पता है या नहीं पता है? तो वो जानकारी वहाँ से होती है डेवलप, एकदम नहीं होती। एक चीज़ तो ये। अब देखिए आगे आप, अब देखते हैं सब शुद्धि और वाक्य शुद्धि। सब शुद्धि वाक्य शुद्धि ग्रामर का टॉपिक क्यों है? क्योंकि ये पूरी पूरी व्याकरण की वजह से ये चीज़ें, कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर, तो आप जब पढ़ो सेल्फ तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखना, आप जब भी पढ़ो इसको क्या ध्यान रखना है कि हिंदी व्याकरण पढ़नी है तो एक करीने से, एक तरीके से पढ़नी पूरी। वर्ण वर्ण आने चाहिए, वर्ण के बाद शब्द। और एक बात और, जब हम पढ़ेंगे तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, वर्ण के बाद जैसे मान लो अपने संधि स्टार्ट होगा इसके बाद में, तो संधि नियमों को रटना नहीं है। व्याकरण में एक भी टॉपिक रटने का नहीं होता है। आप कहोगे सर विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, अनेकार्थक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इनका क्या करेंगे? ये तो क्या होता है, ये जो टॉपिक होते हैं वाक्य वाले, ये टॉपिक होते हैं अगर किसी ने साहित्य को अच्छा पढ़ रखा है तो उनको भी ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें क्यों पड़ती है कि हम किताब तो पढ़ते नहीं है, साहित्य इतना पढ़ते नहीं है, तब पढ़ने की जरूरत पड़ती है कि हाँ यार पर्यायवाची रट लेंगे ये चल जाएगा। उनको भी पढ़ने का तरीका होता है, ऐसा नहीं केवल रटने से काम चलेगा। एक साथ पन्ना लेके बैठो आप कल भूल जाओगे। तो उनका पढ़ने का तरीका अपन बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ेंगे उनको, ताकि आपको सारे शब्द याद हो, वहाँ सामने है तो आपको पता चले, आप डिफरेंस कर सको ऑप्शन के अंदर ही, क्या नहीं इसका अर्थ निकालना, इसका अर्थ निकालना। शब्दों का अर्थ निकलता है अलग अलग, शब्दों को तोड़ा जाता है। व्याकरण में दो ही चीजें, शब्द को तोड़ना और शब्द का वाक्य प्रयोग। अगर आपको इन दो चीजें महारत हासिल है तब आपके व्याकरण का एक भी सवाल गलत नहीं होता है। हमारा काम यही रहेगा। मेरा काम यहाँ आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाना नहीं है कि मैं आपको पूरी व्याकरण पढ़ा दूँ आप ज्ञानी बन जाओ, बिल्कुल नहीं। आप पढ़ रहे हो, आप सब पढ़ इतने समय से पढ़े आ रहे हो, आपने पटवारी की तैयारी की है, आपने ग्राम सेवक की तैयारी की है, आपने आरएस मेंस का एग्जाम दिया है, आप हिंदी के फर्स्ट ग्रेड वगैरह की तैयारी कर रहे हो, कंटिन्यू एग्जाम दे रहे हो, टीचर्स वगैरह सारे एग्जाम दे रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो आपने हिंदी ग्रामर बहुत अच्छे से पढ़ा है। या जो फ्रेशर है, ठीक है, तो वो 9 से 12 तक हिंदी व्याकरण पढ़ के आ रहे हैं, उनके कॉलेज में व्याकरण होता है। मेरा काम यहाँ आपको केवल उस व्याकरण को सिंप्लीफाई करना है, ये बताना है कि इस व्याकरण को किस आसानी से पढ़े आपको याद हो जाए, कोई रटना नहीं पड़े। आपके सामने है, आपको दिखे कि नहीं आ रही है, इस प्रकार से होगा हर टॉपिक में। जैसे देखो मैं पीछे जाता हूँ वापस एक बार, ये अपना सिलेबस है, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है संज्ञा है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। अब यूं पढ़ने बैठो तो खूब सारे पढ़ते रहो आप, 2-2 4-4 5 पेज भरें, खूब सारे एग्जाम्पल मिलेंगे इसके अंदर। नहीं पढ़ेंगे संज्ञा कहते हैं किसे हैं, संज्ञा के कौन से प्रकार होते हैं। अब प्रकार होने के बाद में संज्ञा के अंदर प्रश्न कैसे आते हैं, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कब बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग विशेषण में होता है तो किस तरीके से होता है, संज्ञा शब्दों को विशेषण कैसे बनते हैं, संज्ञा और विशेषण को कैसे अलग किया जाता है। वहाँ तो पहचाने का सवाल आएगा ना, वहाँ ये तो पूछेगा नहीं कि भाई बताओ जातिवाचक की क्या परिभाषा होती है। वो सब बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आना बंद हो गए। किस विकल्प में सभी भाववाचक संज्ञा जातिवाचक से बनी है, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे आज के टाइम में, जहाँ 4-4 5-5 ऑप्शन होंगे, वहाँ आपको निकालना पड़ेगा। तो मेरा टारगेट आपको वो चीज़ सिखाना है, ना कि ये कि भाई संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक ये होती है, जातिवाचक ये होती है। नहीं, ये बहुत बेसिक चीज़ है, हम पढ़ेंगे इन सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट पहुंचेंगे आखिर कहाँ, जहाँ प्रश्न आने की संभावना होगी, टॉप टू बॉटम। सामान्य आए तो दिक्कत नहीं और भारी आए तो दिक्कत नहीं, तो सामान्य से पढ़ोगे वहाँ तक तो आपको पूरी चीज़ याद होगी। उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, सारे टॉपिक के अंदर एक की बात नहीं, सारे संधि और संधि विच्छेद है, जो संधि के प्रकार एक भी नियम नहीं रटना पड़ेगा आपको, सिंगल नियम, सारे नियम साइंटिफिक है पूरी संधि में, चाहे स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है। अब स्वर व्यंजन विसर्ग में अक्सर लोग क्या बोलते हैं, क्या सर व्यंजन संधि तो बहुत भारी है। अरे भारी व्यंजन नहीं है, सबसे भारी है स्वर संधि, जिसे मात्रा को ध्यान रखना पड़ता है। व्यंजन विसर्ग तो नियम से सीधी हो जाती है। तो इन सब बातों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे पूरी डिटेल में। तो अपनी क्लास का जो रहेगा उसके अंदर एक एक टॉपिक की चर्चा करेंगे, एक एक टॉपिक लिखा जाएगा और पूरा बोर्ड के ऊपर पढ़ेंगे एक चीज़ अपन। और पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, जैसे मान लो हमने सबसे पहले
वर्ण और जो हिंदी का सामान्य परिचय है उसकी क्लास रहेगी। इसके बाद जब संधि स्टार्ट होगा तो जब संधि पूरी चलेगी, संधि पूरी होने के बाद संधि का टेस्ट होगा। संधि कंप्लीट होगी उसके बाद संधि का टेस्ट होगा, और जो संधि का टेस्ट होगा उसके अंदर क्या होगे, पुराने प्रश्न प्लस नवीन प्रश्न, मतलब किस प्रकार से नए प्रश्न आ सकते हैं, कैसे आपको एग्जाम में कंफ्यूज किया जाएगा। जैसे हम संधि पढ़ रहे हैं, हमने स्वर संधि स्टार्ट की, ठीक है, स्वर के पहले 2 प्रकार पढ़े, दीर्घ और गुण, 2 पढ़े, फिर दीर्घ गुण के आपको 20-25 शब्द दिए हाथों हाथ करने के लिए, ये शब्द यहाँ लिखे हैं, इनको आप सॉल्व कीजिए। जब आप उनको सॉल्व करोगे उसके बाद मैं बोर्ड पे करूँगा वापस कि इनमें ये बातें ध्यान रखनी थी, यहाँ आपसे एग्जामिनर गलती कराने की कोशिश करेगा। मेरा काम यहाँ आपको केवल जो एग्जामिनर क्या गलती कराना चाहता है और आपको उससे कैसे बचना है ये सिखाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। अब मैं पूरा पढ़ा दूँ, पूरा पोथा भरा दूँ, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि देखो आजकल जो बदलता सिनेरियो है, प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, प्रश्न किन में से आ रहे हैं, जो हिंदी की ऑथेंटिक बुक्स है, जिनको हम लोग अक्सर पढ़ते भी नहीं है, और पढ़ने बैठते हैं तो क्या यार इसमें तो कुछ समझ नहीं, कन्फ्यूज कर रहे हैं। वो कन्फ्यूज नहीं कर रहे, कन्फ्यूज हम हो रखे हैं, इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है इसके अंदर। तो अपने लकीर का फकीर नहीं रहना है, ठीक है, थोड़ा उससे हटने की कोशिश करनी है और अपना रास्ता स्वयं चुनना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है हिंदी पढ़ने के लिए। हिंदी के अंदर एक भी प्रश्न गलत नहीं होता है, एक भी प्रश्न गलत नहीं होता है, ध्यान रखना इस चीज का। आप सिंगल क्वेश्चन पूरे के पूरे सही होते हैं। तो आप देखो, जैसे मान लो 200 मार्क्स का जीके है और 200 मार्क्स की हिंदी है। अब इन 200 में से आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो, और जितने अधिक आएंगे उतना आपको फायदा होगा। जीके में आप कोई गारंटी नहीं ले सकते हो क्या मेरे दोस्त में कितने मार्क्स आएंगे, समझे आप, क्योंकि जिस प्रकार से एग्जाम का शेड्यूल चेंज हो रहा है, जिस प्रकार के जीके के पेपर आ रहे हैं, आपने पुराना आरएसपी का पेपर देखा होगा, ठीक है, उसके बाद जो भी पेपर आरपीसी के हो रहे हैं किस प्रकार के आ रहे हैं, एक डेथ में पेपर आ रहे हैं, अगर कोई किताब से ढंग से पढ़ता है उसमें पेपर आ रहे हैं। अब देखो नोट्स पढ़ने की दुनिया में किताबों से दूर हो गए पूरी तरह से, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो उसकी बात करेंगे आगे भाई। अब देखो पेपर 2 जो अपने जीके और जीएस का है, जो कि हम इसके बारे में एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, जिसके अंदर जो एक्सपर्टीज है 4-5 वो 7 रहेंगे, और उससे मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर अलग से पूरी चर्चा एक एक टॉपिक के ऊपर कि भाई किस में से आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी। वो मैं यहाँ एक बड़ी बड़ी बात करूँगा कि पेपर 2 में आप जब सेल्फ पढ़ो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आप पेपर 2 का जो सिलेबस है, ठीक है, उसके अंदर से देखो कि कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वो है, आप देखो लगभग 40 के करीब क्वेश्चन आते हैं। तो पेपर 2 के अंदर जो है, तो आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना टॉपिक्स को। जैसे आप देखो राजस्थान का जो जीके है, अब टोटल 100 प्रश्न आएंगे, आप देखेंगे लगभग 40 के करीब प्रश्न इसके आते हैं राजस्थान जीके के, लगभग 40 प्रश्न, ठीक है। और वहीं आप अगर विज्ञान, गणित और रीजनिंग की बात करें, तो विज्ञान, गणित और रीजनिंग को मिलाकर कम से कम 30 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि साइंस का वेटेज हमेशा 20% का होता है साइंस एसआई के अंदर। चाहे 150 वाला प्रश्न आता हो, पहले पेपर में 150 क्वेश्चन आते थे, या अब 100 वाला आता हो, तो 30, तो 70 क्वेश्चन होते हैं दो चीज के, राजस्थान जी के और इस पार्ट के। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है जिसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, बाद में कर लेंगे, मैथ्स आती नहीं है, विज्ञान आती नहीं है, ऐसा नहीं भाई, करनी पड़ेगी। एक भी टॉपिक छोड़ा तो हम पीछे रहेंगे इसके अंदर, ईमानदारी से बात तो ये है, ठीक है। तो आप इसका खास तौर से ध्यान रखना।
बाकी प्रश्न भी आते हैं सबके। वो अब देखो, अब जैसे इंडियन, अगर प्राचीन भारतीय कल्चर की बात करते हैं उसमें एक दो प्रश्न आते हैं, लेकिन प्राचीन भारतीय कल्चर जितना पढ़ोगे उतने में तीनों पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ आपको खुद को ध्यान देना है कि 3-4 प्रश्न आते हैं वो इंपॉर्टेंट है या 30 प्रश्न आते हैं वो इंपॉर्टेंट है। उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को थोड़ा आप टाइम दीजिए, थोड़ा पढ़िए। अभी आपके पास खूब टाइम है, इस टाइम को पूरी तरह से यूटिलाइज कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको पढ़ने की रणनीति होनी चाहिए। एक तो आप ये जो टेस्ट सीरीज वाला है कि भाई हाँ हम शुरुआत से टेस्ट सीरीज करेंगे, एक शेड्यूल आएगा, इससे थोड़ा बचना भी। आप पहले पढ़ो, उसके बाद टेस्ट दो। अरे भाई कुछ आएगा तब टेस्ट दोगे ना, यूँ क्या अभी आप ये एक सप्ताह का शेड्यूल लेके बैठ गए, एक सप्ताह फॉलो करेंगे, एक सप्ताह रेस्ट देंगे, फिर अगला सप्ताह पिछले वाला भूल जाओगे। अगर इस प्रकार से 2-3 महीने रहे तो आप ठीक है औसत बेसिक नंबर आ जाएंगे, लेकिन जो सिलेक्शन वाली बात होती है कि यार मुझे वहाँ तक पहुँचना है, उससे आप थोड़ा उसको टच नहीं कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से आपको करना क्या चाहिए, अभी आपको ये करना चाहिए पहले कि आप पहले पढ़ो जो आपका सिलेबस है, बुक्स है। अब पढ़ने के लिए क्या, एक तो जहाँ आप पढ़ रहे हो उस कोचिंग के नोट्स हो गए। कोचिंग आपका बहुत सहयोग कर सकता है, आपका सिलेक्शन तो आप खुद ही पढ़ने से होगा। कोचिंग कोई जड़ी बूटी घोल तो पिलाएगा नहीं आपको, पढ़ना आपको खुद को पड़ेगा। कोचिंग आपका केवल सहयोग कर सकता है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको स्वयं पढ़ना पड़ेगा, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, कोचिंग के नोट्स हो गए। उसके अलावा तो एक कोई गाइड हो गई जो एसआई के जीके के संबंध है, मार्केट के अंदर आपको लगा भी अच्छी अच्छी आ रही है, इसमें कंटेंट अच्छा है, ठीक है, उसके बारे में और चर्चा करें आगे, गाइड। उसके बाद में बुक्स, ऑथेंटिक बुक्स। जैसे देखो अभी राजस्थान जीके में पप्पू सिंह जी प्रजापति सर की बुक सही है, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति, बहुत शानदार किताब है, उसकी ऑब्जेक्टिव भी साथ में आई है। तो ये बुक्स बहुत बहुत कारगर साबित होती है। अब उसके अंदर भी कौन से जो टॉपिक आपके सिलेबस में है, उसके इतर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसका आपको खास तौर से ध्यान रखना है। जैसे मान लो लक्ष्मीकांत की किताब है पॉलिटिकल साइंस की, जो टॉपिक सिलेबस में वो देखे आपने, शून्य अकेडमी दिनेश सर के नोट्स इकोनॉमिक्स के, तो उन चीज़ों को आप अगर देखते हो, और साथ में ऑथेंटिक बुक्स, भाई हिस्ट्री के अंदर कौन सी बुक आई है, ज्योग्राफी के अंदर है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर है, सबकी एक कोचिंग नोट्स हो गए, गाइड और बुक्स। अगर आप इन तीनों को पढ़ते हो, ये 3 पढ़ने के बाद में आप जो खुद के नोट्स बनाओगे, ठीक है, और फिर इनका आप अगर जो रिवीजन करोगे, ठीक है, तब आप सिलेक्शन के इर्द गिर्द पहुंचोगे। ध्यान रखना आप, अगर आपके नोट्स मेकिंग नहीं होती है, नोट्स ध्यान रखना अपने खुद के होते हैं, किसी के नहीं होते हैं नोट्स कि उसके नोट्स लिया है, उस कोचिंग के नोट्स लिया है, या मेरे दोस्त के नोट्स लेके आए उससे पढ़ लूँगा मैं, कुछ नहीं होगा उसमें। नोट्स हमेशा अपने स्वयं के होते हैं और खुद के बनाए होते हैं, खुद के लिए ही होते हैं। मैं अगर नोट्स बना रहा हूँ, मेरे लिए बना रहा हूँ ना, या मेरे पड़ोसी के लिए बना रहा हूँ, मुझे उसमें से किस में दिक्कत आती है, क्या चीज़ नहीं आती है, उसको ऐड करूँगा उसके अंदर। और नोट्स बिल्कुल कंसाइज होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए। आपने 3 में पढ़ने के बाद आप एक टॉपिक को अपने नोट्स में उतार रहे हो, और नोट्स पढ़ने के बाद उसमें क्या होता है, रिवीजन होता है। जब रिवीजन स्टार्ट करो उसके बाद आप टेस्ट सीरीज देना, फिर आपके पास में क्या रहेगा कि जो भी चीज़ है बिल्कुल शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलोगे आप, फिर आपको टेस्ट सीरीज बहुत ही कारगर साबित होगी आपके लिए। लेकिन अभी आपको आने वाले 3 से 4 महीने में केवल आपको पढ़ना है और अपने नोट्स बनाने। नोट्स बनाने बहुत टफ है, आसान नहीं, ध्यान रखना आप, बहुत पसीना निकलेगा इसके अंदर नोट्स बनाने में। आप ऐसे भी लगे बीच में छोड़ो यार 10 बार पढ़ लूँगा, नहीं भाई, 10 बार पढ़ना नहीं, एक बार लिखना 10 बार पढ़ने से बहुत ज़्यादा बेहतर है। और जब आप 2-3 में इसमें मैच करके पढ़ते हो, नोट्स हो गए, क्योंकि कोई भी कोचिंग है वो नोट्स बनाते हैं तो अच्छे ही बनेंगे, ख़राब थोड़ी बनेंगे आपके लिए, ठीक है। वो सब में से बिल्कुल कंसाइज करके छांट के बनाते हैं। फिर आपने कोई गाइड ली, ठीक है, उसके वो टॉपिक लिया, फिर आपने किस में लिया, बुक में लिया, टॉपिक सेम है तो सेम 3 में से पढ़ा, फिर अपने उसको नोट्स में उतारा बिल्कुल शॉर्ट में एकदम, कि हाँ भाई इसके अंदर ये चीज़ है पूरी, ये मेरे काम आएगी उसके अंदर। वो आपके बहुत ही कारगर साबित होंगे नोट्स। और अगर आप नोट्स मेकिंग करते हो, फिर इसमें करते हो रिवीजन, और उसके बाद आप लगाओ टेस्ट। अब आओ आप टेस्ट के अखाड़े में, अब ला भाई टेस्ट, कौन कौन से जो भी टेस्ट दो सब टेस्ट दो, कोई बात नहीं, जितने टेस्ट सीरीज दो आप टेस्ट दोगे तो आपको फायदा होगा। एक टेस्ट सीरीज दी पूरी फॉलो की आपने, महीने 1.5 महीना, फिर एक और 1-1.5 महीना फॉलो की, और अगर 1-2 का एक साथ में शेड्यूल मिल रहा है आपको भाई सेम टू सेम है तो 2 लिया, हर संडे को टेस्ट दिया, वो जैसे आपको उचित लगे उस प्रकार से। लेकिन टेस्ट देने से पहले आपको ये कंप्लीट होना चाहिए, नोट्स मेकिंग प्लस रिवीजन।
आपने खुद के नोट्स नहीं बनाए और रिवीजन नहीं किया तो भाई सिलेक्शन नहीं होगा। आई एम सॉरी, लेकिन ये सत्य है, इसका आप खास तौर से ध्यान रखना। क्योंकि जिस प्रकार से आरबीसी के पेपर आ रहे हैं, जो पेपर का सिनेरियो चेंज हो रहा है, तो पेपर बहुत ही टफ आने वाला जीके का। इसलिए मैं हिंदी पढ़ाने वाला हूँ, मैं जीके की इतनी बात कर रहा हूँ आपके सामने। उसका कारण ये है, केवल हिंदी की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, हिंदी आपका सिलेक्शन में सहायक जरूर साबित होगी, आपको अधिकतम मार्क्स दिला सकती है, जिसका हम प्रयास भी करेंगे आपके अधिकतम मार्क्स आए। एक एक टॉपिक की बात करेंगे, हिंदी की टेस्ट सीरीज उस प्रकार से बनाई जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको पेपर 2 भी, मतलब जीके का पेपर भी अच्छा होना चाहिए ना, बात ये। तो इसमें भी खास तौर से ध्यान रखना, क्यों अभी टाइम है, अप्रैल में एग्जाम है आपके, ठीक है। अब अगस्त स्टार्ट हुआ है, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3-4 महीने ऐसे रखो जिसमें आप जम के तैयारी करो, पढ़ो आराम से। और अभी इतनी वैकेंसी आई है कि जो व्यक्ति एक वैकेंसी को लेकर बैठेगा उसका सिलेक्शन 100% होगा। क्योंकि देखो, फर्स्ट ग्रेड की आ गई है, सेकंड ग्रेड की आ गई, आरएस की आने वाली है, एसआई की आ गई है, ठीक है, और भी कई डिपार्टमेंट्स में आई है। तो सब लोग क्या होंगे, सब बढ़ जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले अपना उद्देश्य क्या होता है कि कोई जॉब प्राप्त करें। तो जो एक वैकेंसी को लेकर करेगा तैयारी, और फ्रेशर का सिलेक्शन होने के चांस सबसे अधिक होते हैं। मैं बताऊँ आपको, जो ऐसे बंदे जो बीए फाइनल जस्ट कंप्लीट हुए हैं, या बीए करके बैठे हैं, बीएड कर रहे हैं, या जो भी डिग्री कर रहे हैं आगे, 20 साल कंप्लीट 21 साल में आए, ठीक है, वो अगर प्रॉपर अपने जीवन के 6-7-8 महीने झोंक देंगे इसके अंदर, तो इससे बढ़िया भविष्य क्या होगा आपका। देखो आप, एक इतनी रेपुटेटेड जॉब, इतनी बढ़िया जॉब जो राजस्थान के टॉप जॉब के अंदर आती है, ठीक है, उसके लिए आप, उस सेवा में आप जाने के लिए बिल्कुल अपना सपना सार्थक करोगे आप, अगर इसको ढंग से आपने अपनाया तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं थोड़ी सी। तो अपना जो बैच है हिंदी का 1 तारीख से स्टार्ट होगा, 1 अगस्त आने वाली, 1 अगस्त से अपने शुक्रवार से, ठीक है। और शाम को 5 बजे अपनी क्लास रहेगी, 5 से 6:30 या 7 बजे तक। और पढ़ने का तरीका क्या रहेगा वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे हमने पहला टॉपिक पढ़ा संधि, अपना वो नहीं रहेगा कि भाई हर संडे को टेस्ट होगा, नहीं, संडे अपना अवकाश रहेगा। और मेरी कोशिश रहेगी अगस्त और सितंबर लास्ट तक आपका कोर्स पूरा हो हिंदी का, बिल्कुल सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है। संधि पूरा हुआ, फिर टेस्ट, उपसर्ग पूरा हुआ, फिर टेस्ट। देखो, संधि के बाद समास नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उपसर्ग कर रहे हैं। हर टॉपिक का करने का रीजनल लॉजिक है। प्रत्ययन कब करेंगे बता आपको, जब अविकारी शब्द करेंगे उसके बाद, क्योंकि आपको रटना नहीं पड़े, किसी का प्रकार को नहीं रटना पड़े, कृत प्रत्यय का प्रकार है, तद्धित के प्रकार नहीं रटने हैं। जो बात हम संज्ञा सर्वनाम में सीखते आ रहे हैं उनको फालतू क्यों रटना वहां पर। जब आपको ये पता है कि हाँ भाई मुझे संज्ञा निकालनी आती है, मुझे विशेषण का एक शब्द में पता करना आता है, तो उन्हीं के प्रकार मिलते प्रत्यय बनते हैं वापस। तो आपको ढूंढना वही है, भाई प्रत्यय आया है, आपने मूल शब्द प्रत्यय अलग किया है, अब आपको देखना क्या है कि मूल शब्द कौन सा शब्द है, वही प्रत्यय का प्रकार होगा। बहुत आसान चीज़ें हैं, वो अपन उस प्रकार करेंगे। इसका टेस्ट, फिर समास करेंगे, उसका टेस्ट, इस प्रकार से चलेगा। पहली जो क्लास रहेगी, ठीक है, जब संधि की क्लास रहेगी तब तक केवल संधि पढ़ेंगे, ताकि एक बार आप भी रिदम पे आ जाओ पूरा एकदम से। संधि करने के बाद जब उपसर्ग स्टार्ट करेंगे हम, तो उसके साथ में पैरेलल अपनी 2 क्लास चलेगी। एक क्लास में, आधी क्लास में करेंगे ये टॉपिक, और आधी क्लास अपन करेंगे वो 10 पार्ट, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ठीक है, युग्म शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समार्थक, सम उच्चारित भिन्नार्थक शब्द, ठीक है, ये आपने परिभाषित शब्दावली होगी। इन सबको कैसे कि सबके 5-5 शब्द डेली के, 5 विलोम, 5 पर्यायवाची, डेली 5-5 शब्द, एक अलग रजिस्टर हुआ, ये अलग पार्ट, वो अलग पार्ट, ठीक है, तक दोनों पैरेलल चलते रहे, बाहर भी नहीं लगे, ठीक है, और पूरा भी हो जाए। और जब ये स्टार्ट होगा, ठीक है, तो जब इनका टेस्ट होगा तब साथ में इसका टेस्ट भी होगा। जैसे मान लो उपसर्ग कंप्लीट हो गया, कि भाई आज उपसर्ग कंप्लीट हो गया, कल आपका टेस्ट होगा, कि एक दिन छोड़ के आपका इसका उपसर्ग का टेस्ट होगा। तो उपसर्ग के साथ में अभी तक जो ये शब्द पढ़े हैं, जो 100-150 जो 50 शब्द होंगे, उनका भी टेस्ट साथ में होगा, ताकि आप तुलनात्मक पढ़ते रहो। ये टेस्ट केवल इसलिए है ताकि आप अपना नॉलेज का पूरा उसमें कर सकोगे कि हाँ भाई मेरे को आता है या नहीं आता है। और आपको कोई समस्या आएगी उसका समाधान हम बीच में करेंगे, पढ़ते पढ़ते आप बिल्कुल प्रश्न पूछ सकते हो। हम एक चीज़ का समाधान करेंगे, और एक टॉपिक में किस प्रकार से प्रश्न आए हैं, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, तीनों बात करेंगे। तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ है, ताकि हमारे एक भी टॉपिक या प्रश्न ऐसा नहीं रहे जो हम पढ़े और उसे इतर चला जाए।
विद एग्जाम्पल एक एक चीज़ को हम पूरा इसके अंदर समझेंगे। तो ये अपना पूरा इसका रहेगा। तो आप सब 1 तारीख को जुड़िए, हम पढ़ते हैं 1 तारीख से, आप पढ़िए और पूरा इसमें हम आपका सहयोग करेंगे और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद।